जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्र में। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों का तैयारी भी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी, है ना। तो चलिए आज हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखते हैं। आप सभी लोग फटाफट शेयर कर दीजिए कुछ लोगों को जोड़े क्लास में, ठीक है। और इससे पहले जितने क्लासेस हो चुका है सभी क्लासों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट बना हुआ सारे प्रैक्टिस सेट के क्लासेस आपको मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन क्या है। आप लोग शेयर कर दीजिए फटाफट कुछ लोगों को जोड़ी क्लास में, फटाफट जोड़ी क्लास में कुछ लोगों को जोड़ते जाइए। आप लोग कमेंट जरूर करते रहिएगा, हर क्वेश्चन का कमेंट करिए, आप लोग कमेंट करते रहिए और बाद में अपना स्कोर भी शेयर करिएगा। आप लोगों का स्कोर क्या बन रहा है स्टाफ, ठीक है। क्योंकि आप लोगों का डेट शीट तो डिक्लेयर हो गया, ठीक है। अब आप लोग अपना स्कोर चेक कर सकते हो कि आप लोगों का स्कोर क्या बन रहा है। जिस सब्जेक्ट में ये जिस टॉपिक में आप लोगों को डाउट है उस टॉपिक को अभी क्लियर करने का आप लोगों का अच्छा खासा टाइम है, कर सकते हो आराम से, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके आप खुद का एनालाइज करिए और देखिए कि आप लोगों का किस टॉपिक में अभी वीकनेस है, ठीक है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा, भारत में मुद्रास्फीति डैश के आधार पर मापा जाता है। भैया किसके आधार पर मुद्रास्फीति नापा जाता है? थोक मूल्य सूचकांक या उत्पादक मूल्य सूचकांक या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या फिर इनमें से कोई विकल्प सही नहीं। बताइए क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर क्या होगा। देखिए मुद्रास्फीति का नियंत्रण या फिर इसका मापक कौन करते हैं भैया? आरबीआई करेंगे। कौन करेंगे? आरबीआई, ठीक है। मुद्रास्फीति का जो मापक का आधार जो है सबसे पहले तो भैया क्या था? थोक मूल्य सूचकांक। अब अगर क्वेश्चन अप्रैल अप्रैल 2014 से पहले की बात करते हैं तो उसमें थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर मापा जाता था मुद्रास्फीति को। लेकिन 1 अप्रैल 2014 के बाद भारत में मुद्रास्फीति जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर मापा जाता है, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। बिल्कुल क्लियर हो गया आप लोगों का। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 72। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 72 क्या है। कार्यबल की जनसंख्या, कार्यबल की जनसंख्या डैश वर्ष से लेकर डैश वर्ष तक की आयु के लोगों को सम्मिलित किया जाता है। मतलब कार्यबल की जनसंख्या को किस वर्ष से किस वर्ष के बीच में रखा जाता है? 10 से 69 वर्ष के बीच, 15 से 64, 21 से 55 या फिर 18 से 22। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 72 का आंसर क्या होगा। कार्यबल जनसंख्या, देखिए कार्यबल जनसंख्या जो है 15 वर्ष से, ठीक है, 15 वर्ष से लेकर 64 वर्ष, 15 वर्ष से लेकर 64 वर्ष तक की आयु के लोगों को सम्मिलित किया जाता है। यानी कि ऑप्शन आपका इसमें सेकंड करेक्ट आंसर हो रहा है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 73। 73 का आंसर क्या होगा। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में ना तो निर्यात ना ही आयात होता है? ना ही आपका निर्यात होता है ना ही आयात, ना इंपोर्ट होगा ना एक्सपोर्ट होगा। बताइए किस प्रकार का अर्थव्यवस्था में? बंद, खुली, मिश्रित या फिर वैश्विक? भैया ना निर्यात हो रहा है ना आयात हो रहा है ना एक्सपोर्ट ना इंपोर्ट, होगा क्लोज बंद वाला होगा। ऑप्शन आपका फर्स्ट, इजी एकदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 74। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 आपसे क्या पूछा है। किसानों को अपनी फसलों के उत्पादन को बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन राशि के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष किस कीमत की घोषणा की जाती है? मतलब प्रत्येक वर्ष आपका जो फसल होती है उसमें एक मूल्य निर्धारित करता है सरकार किसके प्रोत्साहन राशि के रूप में, तो उसको क्या कहती है, क्या घोषणा करते हैं? अधिकतम समर्थन मूल्य? बिल्कुल नहीं भाई, अधिकतम समर्थन मूल्य नहीं होता, न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करते हैं सरकार। यानी कि हमारा जो एमएसपी, एमएसपी का घोषणा करती है सरकार, ठीक है, किसानों के लिए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 75। 75 क्या है। अपने रोजगार की शर्तों को बनाए रखने या सुधारने के उद्देश्य से बनाया गया श्रमिकों का एक संगठन क्या कहलाता है? ठीक है, किसके लिए भाई? रोजगार की शर्तों को बनाए रखना या सुधार के उद्देश्य से बनाया गया श्रमिकों का जो संगठन होता है उसे क्या कहते हैं? संघ बोलेंगे, मजदूर संघ या सहमति या फिर कॉलोनी। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका 75 का। चलिए कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट करिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या होगा भैया? तो संगठन को क्या कहेंगे? मजदूर संघ, मजदूर संघ। ऑप्शन आपका सेकंड इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 76। 76 क्या है। एक निश्चित निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र का अधिकार है। क्या अधिकार है? हड़ताल करना, वीटो, या फिर हड़ताल तथा वीटो दोनों, या ना तो हड़ताल ना ही वीटो। देखिए निश्चित निर्णय या फिर कानून को रोकने के लिए व्यक्ति या फिर पार्टी या फिर राष्ट्र का अधिकार, उसको क्या कहेंगे? वीटो। क्या कहते हैं? वीटो। ऑप्शन आपका इसमें सेकंड, इसमें भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वीटो, ठीक है। देखिए वीटो जो है लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है मैं मना करता हूं, मैं मना करता हूं, ठीक है, मैं मना करता हूं। यह किसी निश्चित निर्णय
कानून को रोकने हेतु किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकार से संबंधित है वीटो। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 77। देखिए भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है नगर पालिकाओं से संबंधित है। ठीक है, कौन सा भाग जो है भारतीय संविधान का नगर पालिका से संबंधित है। भाग 4, भाग 5, भाग 9A या फिर भाग 10। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 77 का आंसर क्या होगा, कमेंट करिए, फटाफट कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर क्या होगा। देखिए नगर पालिका से संबंधित जो है भाग 9A है। क्या, भाग 9A। अगर आपसे केवल भाग 9 पूछते, भाग 9 जो है, देखिए भाग 9 पंचायत से संबंधित है। किससे भैया, पंचायत से। ध्यान रखिएगा, भाग 9 पंचायत से। भाग 9A की बात करते हैं अगर इसमें भाग 9A तो आपका हो जाएगा नगर पालिका। क्या भैया, नगर पालिका। और इसी प्रकार अगर भाग 9 अगर बी पूछे तो बी आपका किससे संबंधित होगा, बी जो आपके सहकारी समिति से संबंधित है। क्या है, सहकारी सहकारी समिति से संबंधित है। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 78। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 क्या है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में जो है दल बदल कानून दिया गया। किस अनुसूची में जो है दल बदल कानून दिया गया है। 7वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में या फिर 10वीं अनुसूची में। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। दल बदल कानून जो है, दल बदल कानून किस अनुसूची में, 10वीं। भाई 10 नंबरी काम है, 10 नंबरी। तो 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 79। क्या चोलों के शिलालेख में जिन्होंने तमिलनाडु में शासन किया, निम्नलिखित में से किस कर का उल्लेख सबसे अधिक बार किया। कौन से साम्राज्य की बात हो रहा है, चोलो। चोलों के शिलालेख कहां मिले भाई, तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में शासन किए। ठीक है, तो चोलों के द्वारा जो कर लगाया जाता है उस कर का उल्लेख उल्लेख अधिक बार कौन से प्रकार के कर का है, पीती, कदमे, थारी या फिर मनाई। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, चोलों द्वारा। चोलों का जो शिलालेख है उसमें जो है कर जो है बेती, बेती का बार बार उल्लेख हुआ है। तो बेती, ठीक है, बेती एक प्रकार का कर था। किस प्रकार का, बेती कर जो है ये नगद कर नहीं था। ठीक है, किसी व्यक्ति पर लगाया गया नकद कर नहीं था, बल्कि ये बेगार रूप से चुकाना पड़ता था। इसी प्रकार चोल वंश में एक और कर लगाया जाता था, काडमत। क्या, काडमत, जिसे हम वर्तमान में क्या करते हैं, भू राजस्व। क्या कहती है, भू राजस्व कर को क्या बोला जाता था, काडमत। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 80 नंबर। देखिए आधे घंटे में मैं चाहता हूं कि 50 क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाए। डेली आपको प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, आधे घंटे में हम लोग 50 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलते हैं। आप लोग घर बैठे भी प्रैक्टिस से जब सॉल्व करो जीएस का, तो आप टारगेट लेके चलिएगा कि आधे घंटे में हमें जीएस का पोर्शन कंप्लीट करना है। ठीक है, बाकी देखिए मैथ में हम लोगों का टाइम ज्यादा लगेगा, रीजनिंग में भी थोड़ा टाइम लगेंगे, इसलिए जीएस में हम कम से कम टाइम लगाने की कोशिश करें। देखिए क्वेश्चन क्या है, 80 नंबर। दिल्ली तथा अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पर शासन करने वाले चाहमानों को बाद में से जाना जाने लगे। ठीक है, मतलब किस नाम से जाने जाने लगे, चाहमानों को। चालुक्य, चौहान, चोल या फिर चंदेल। भाई इन लोगों ने शासन कहाँ किया, दिल्ली और अजमेर के क्षेत्र के आसपास। ठीक है, दिल्ली में शासन किया, अजमेर के आसपास शासन किया। कौन, चाहमानों। चाहमानों को किस नाम से जाना जाता है भाई, चौहान वंश। कौन सा वंश, चौहान वंश। ठीक है, चाहमानों को बाद में चौहान के नाम से जाना जाने लगे। ठीक, किस नाम से, चौहान के नाम से। क्लियर है, ये पृथ्वीराज चौहान का नाम आते हैं इसमें प्रमुख था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 81। इस सत्र में सरोजिनी नायडू भारतीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। देखिए कांग्रेस की पहली अध्यक्ष की बात करते हैं तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष की बात करते हैं तो एनी बेसेंट बने थे। कौन बने थे भैया, एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट बने थे, एनी बेसेंट। और भारतीय में पूछा, भारतीय में अगर प्रथम पूछे तो ध्यान रखिएगा, भारतीय में प्रथम सरोजिनी नायडू। और अगर महिला की बात करते हैं कांग्रेस का तो एनी बेसेंट जो प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। और भारतीयों में प्रथम महिला सरोजिनी नायडू। आपसे पूछा किस सत्र में बनाए गए थे, 1922 गया वाले में, या फिर 1925 कानपुर सेशन में, या फिर 1928 कलकत्ता सेशन में, या फिर 1931 कराची सेशन में। बताइए क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर क्या होगा, सरोजिनी नायडू। देखिए सरोजिनी नायडू से एक क्वेश्चन और बनता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम महिला गवर्नर कौन थे, तो आपका आंसर होगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो है प्रथम प्रथम महिला गवर्नर बने थे। कहाँ के बने थे भैया, ये भी क्लियर हो जाना चाहिए। कहाँ के भैया, उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश का प्रथम महिला गवर्नर बने थे, या भारत की प्रथम महिला गवर्नर के रूप में अपने सेवा किए थे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आपका इसमें आंसर क्या होगा, किस सेशन में, आपका हो जाए कानपुर सेशन में जो है इन्होंने अध्यक्षता की थी 1925 में। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 82। क्वेश्चन नंबर 82 आपसे क्या पूछा, भारत की स्वतंत्रता संग्राम में 1915 से 47 की अवधि को डैश कहा जाता है। 1915 से लेकर 47 की अवधि को क्या कहते हैं, गर्म दलीय दौर, नरम दलीय दौर, गांधी का दौर, या कोई
विकल्प सही नहीं है इसमें। बताइए क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर क्या होगा। देखिए भारत की अगर स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो प्रथम स्वतंत्र संग्राम, प्रथम अगर पूछते, प्रथम तो आपका हुआ था 1857 स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। 1915 से लेकर 47 से तीसरा स्वतंत्रता संग्राम था। इस अवधि को गांधी का दौर कहा जाता है, ठीक है, गांधी का दौर, ठीक है। महात्मा गांधी जो देखिए 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और 1947 में भारत को आजादी मिले, तो इस अवधि को जो है गांधी का दौर के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 83। 83 क्या, अल बरूनी द्वारा अरबी पुस्तक का क्या नाम, अल बरूनी द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है, ये आपसे पूछा है। ये क्वेश्चन भी काफी आते हैं, देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बताइए क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर क्या होगा। किताब उल हिंद, हिंदुस्तान नामा, तारीख हिंदुस्तान, फतवा ये हिंदुस्तानी। अल बरूनी द्वारा लिखी गई अरबी पुस्तक क्या है भैया। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर कमेंट करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर क्या होगा। किताब उल हिंद, किताब उल हिंद अल बरूनी द्वारा लिखित पुस्तक है, ठीक है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 क्या, 1920 के दशक में भारत में शुद्धि आंदोलन किसने शुरू किया था। सुभाष चंद्र बोस, स्वामी दयानंद सरस्वती, चंद्रशेखर आजाद या फिर राजा राममोहन रॉय। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 84 का आंसर क्या होगा। 1920 के दशक में जो है भारत में शुद्धि आंदोलन, देखिए भारत में अगर शुद्धि आंदोलन का 20वीं शताब्दी में किसने किया था। आर्य समाज के संस्थापक, आर्य समाज के संस्थापक, आप कमेंट करिए आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था, स्थापना कब हुआ था। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, इनके द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाए गए थे। आपका ऑप्शन जो इसमें सेकंड जो है करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सेकंड, ठीक है। शुद्धि आंदोलन किसने शुरू किया था, दयानंद सरस्वती जी, ठीक है। ओके भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 85। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका काफी रिपीटेड हो चुका है, कई एग्जाम में आ चुका है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। हर हमने कई प्रैक्टिस सेट में इसका ट्रिक भी बताया था, वही मित्र पर गमछा झार वाला ट्रिक आप लोगों को मैंने कई बार कराया। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है भैया, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा भैया, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, दिल्ली, ठीक है। लेकिन इसमें आपका राज्य पूछा है तो आपका आंसर होगा 8, अगर केंद्र शासित समेत पूछते तो आपका आंसर होता 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 86। 86 क्या है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी नए महाअभियान को मंजूरी दे दी। कितने रुपए की बता, 22,104 करोड़ या फिर 21,104 करोड़, 24,104 करोड़ या फिर 14,104 करोड़। बताइए क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर क्या होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान की मंजूरी दी है, तो आपका आंसर होगा 24,104 करोड़, 24,104 करोड़, 24,104 करोड़ रुपए जो है आदिवासी न्याय महाअभियान के लिए मंजूरी दी है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 87। इनमें से कौन सा उत्तर पूर्वी भारत में दक्कन पठार का हिस्सा नहीं है। देखिए दक्कन का हिस्सा नहीं है आपसे पूछा है। देखिए मेघालय पठार ये तो आपके दक्कन का हो गया, कार्बी आंगलोक पठार ये भी दक्कन का ना, उत्तर कछार की पहाड़ियां ये भी दक्कन के है। कैमूर, देख कैमूर का पहाड़िया ये आपके दक्कन का क्षेत्र नहीं है भैया, ये आपका बिंद का क्षेत्र। कहाँ का भैया, बिंद, बिंद पर्वत का क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र भैया, पूर्वी क्षेत्र। तो आपका आंसर इसमें ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, कैमूर की पहाड़ी, जो कि दक्कन पठार का हिस्सा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 88 नंबर। 88 नंबर क्या है, कौन सी वनस्पति गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी के डेल्टा को आच्छादित करती है। कौन सी वनस्पति, आपसे वनस्पति पूछा है जो गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी के डेल्टा को आच्छादित करती है। पर्वतीय एंड के माउंटेन वन या फिर गरान मैंग्रोव वन या कंटीला वन या फिर उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। बताए क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर। देखिए यहाँ पर आपके महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, गंगा इसकी डेल्टा बनती है, और डेल्टा भाई सुंदरबन के लिए फेमस है। वही है मैंग्रोव वन होता है, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में मैंग्रोव वन, डेल्टा सुंदरबन के लिए तो फेमस है। आपका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 मैंग्रोव वन, ठीक है। मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन वनस्पति जो है गंगा, महानदी, उसके बाद कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी के डेल्टा को आच्छादित करती है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 89 नंबर। देखिए 89 नंबर क्या है, अनायमुड़ी डैश की सबसे ऊंची चोटी, अनायमुड़ी की सबसे ऊंची चोटी, अन्नामलाई पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, अरावली पहाड़ी या फिर जयंती पहाड़ी। ठीक है, अनायमुड़ी जो ये ना, ये आपके कौन से क्षेत्र में पड़ता है, पहले तो आप जाइए केरल, केरल में पड़ता है ना, केरल क्षेत्र में, केरल के
केरल की कौन से, इडुकी जिला, कौन सी जिला भैया, इडुकी जिले की सबसे ऊंची चोटी पूछा है तो अन्नामलाई, भाई नाम से मिलता जुलता, ध्यान रखिए इसमें कोई ज्यादा टफ नहीं है। अनाईमुड़ी अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। अगर इसकी ऊंचाई पूछे तो भैया कितना, 8,842, 8,842 फीट। क्लियर है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 90 नंबर। 90 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, किसके भाई जूट का सबसे बड़ा उत्पादक, बिहार, असम, ओडिशा या फिर पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 90 का आंसर क्या होगा। देखिए भारत में कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा, देखिए अगर विश्व में पूछे तब ध्यान रखिएगा, विश्व में भी भारत जो है, विश्व में भी भारत जो है प्रथम स्थान रखता है जूट उत्पादन में, प्रथम स्थान, विश्व में प्रथम स्थान जूट में। और विश्व में जितना जूट उत्पादन होता है उसका 60% उत्पादन जो है, उत्पादक जो है भारत देश है। और भारत में कौन सा राज्य जो है सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसमें आपका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य, पश्चिम बंगाल राज्य, ठीक है। और देश में भी हमारा भारत नंबर 1 में है, ठीक है, किसके, जूट के उत्पादन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 91। 91 क्या, प्रत्येक सेंटीमीटर में 10 समान विभाजन होते हैं जिन्हें कहा जाता है। ये तो सिंपल है, मीटर, माइक्रोमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर। आपने बचपन में पढ़ा होगा मिली, मतलब मिलीमीटर, जैसे एमएम लिखते हैं ना, मिमी, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। छोटे क्लास में हमने बहुत स्टडी किए होंगे, ठीक है। मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, ये 10-10 का ही भाग होता है भाई। सेंटीमीटर का, भाई सेंटीमीटर का जो 10 भाग होता है वो मिलीमीटर होता है, और डेसीमीटर का 10 भाग सेंटीमीटर होता है, और मीटर का 10 भाग डेसीमीटर होता है। ऐसे मीटर भाई इसका किसका, डेकामीटर का 10वां भाग होता है। इस प्रकार 10-10 बढ़ते हैं ना, छोटे छोटे यूनिट में जाती है, इधर नीचे आते हैं तो उसका डिवाइड पोर्शन होता है। तो इसमें आपसे का क्या हो जाएगा, मिलीमीटर हो जाएगा आंसर, ऑप्शन आपका फोर्थ जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको अगर किसी भी टॉपिक में अगर डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा, उस टॉपिक से रिलेटेड क्लास हम जरूर आएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 92। पारभासी वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनके आर पार हम क्या कर सकते, बिल्कुल नहीं देख सकते। भैया बिल्कुल नहीं देख सकते उसको क्या बोलते हैं, अपारदर्शी। क्या बोलते हैं, अपारदर्शी। जिसके आर पार बिल्कुल नहीं दिखाई देता है उसे अपारदर्शी। स्पष्ट रूप से देख सकते हैं उसे हम बोलते हैं पारदर्शी। क्या बोलते हैं भैया, पारदर्शी। जिसके आर पार दिखाई देता है उसे पारदर्शी। अपारदर्शी जैसे आपके शीशा, कांच वगैरह हो गया, अपारदर्शी दीवार वगैरह हो गया, लकड़ी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है देख सकते हैं लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से नहीं, मतलब आंशिक रूप से। कैसे दिखाई देगा, आंशिक रूप से दिखाई देगा, जिसे हम कहेंगे पारभासी वस्तु, ठीक है। क्या कहेंगे भैया, पारभासी। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 जो आपका करेक्ट आंसर होगा। पारभासी वस्तु वे वस्तुएं हैं जिनके आर पर हम देख सकते हैं लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से नहीं, मतलब आंशिक रूप से हल्के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 93। एक पतली तार जो बल्ब से प्रकाश होती है डैश कहलाती है, टर्मिनल टिप, पिक्सो, तंतु यानी कि फिलामेंट। भाई बल्ब में जो अंदर आपका ये छोटा सा पॉइंट होता है ना, ये लाइनिंग, यहाँ जाके उसको क्या कहते हैं पूछा है, जिससे प्रकाश होता है। भाई यही पर तो प्रकाश होता है। भाई ये किसका होता है, कौन सी धातु का, ये जो आपके टंगस्टन धातु का होता है, ध्यान रखिएगा टंगस्टन धातु का होता है ये। और इसको कहते हैं क्या भैया, इसको कहते हैं फिलामेंट। क्या कहा जाता है भैया, फिलामेंट। फिलामेंट कहा जाता है या फिर तंतु। ऑप्शन आपका जो है फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपके, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 94 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का प्रजनन अंग है, जड़, तना, फूल या फिर फल। यह तो ऑप्शन बहुत सिंपल देके रखा है, ये प्रजनन अंग कौन सा होगा, फूल होगा ना। देखिए फूल के भागों में पूछते हैं, उसी में आपके प्रजनन अंग के आपके स्त्रीकेसर और पुंकेसर भी होते हैं ना, उसमें आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा, आपके खाली प्रजनन अंग पूछे तो आपका फुल आंसर हो जाएगा, जड़, तना, फल नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 95। जब एक बीमारी वहन करने वाला सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर जो है सूक्ष्म जीव से लड़ने के लिए डैश का उत्पादन करती है। भाई हमारे बॉडी में अगर कोई भी सूक्ष्म चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, ये अगर प्रवेश कर जाती है तो उसे लड़ने के लिए भाई प्रतिजन होता है क्या, एंटीजन होता है, नहीं भाई एंटीबॉडी होता है ना, रोग प्रतिकारक प्रतिजीवी या फिर एंटी एल्जर्निक। एल्जर्निक नहीं होगा, आपका होगा एंटीबॉडी, जिसको यहाँ देखिए हिंदी में लिखा देगा रोग प्रतिकारक यानी कि एंटीबॉडी। क्या है, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का, ठीक है। ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन आपका सेकंड करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सूक्ष्म जीव से लड़ने के लिए एंटीबॉडी का उत्पादन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 96। कौन से मानव निर्मित फाइबर लकड़ी के गुदे से प्राप्त किया जाता है, किससे भैया, फाइबर प्राप्त करते हैं लकड़ी के गुदे से, नायलॉन, रेयन, सिल्क या फिर पॉलिस्टर। लकड़ी से तैयार करते हैं भैया, क्या होता है, रेयन होता है ना। ऑप्शन आपका सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट कमेंट करिए आप लोग,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 97। अम्लीय तथा क्षारीय पदार्थ को जांचने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, एसिड और बेस को जांचने के लिए भैया क्या प्रयोग करते हैं? इंडिकेटर, प्रोमोटर, कैटेलिस्ट या फिर न्यूट्रलाइजर। क्या होगा भैया? न्यूट्रलाइजर में एसिड और बेस को जब रिएक्शन करते हैं वो न्यूट्रलाइजर होता है, इनको उदासीनीकरण होता है। उदासीनीकरण, ये आपने बहुत स्टडी किया होगा। उदासीनीकरण क्या होता है? जब अम्ल और क्षार की क्रिया कराते हैं तो इससे क्या बनता है? जल और नमक बनता है, यानी कि सॉल्ट बनता है, तो इसे हम उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं या फिर न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है, अम्ल और क्षार की जांच किससे करते हैं भैया? क्लियर था, लिटमस पेपर सुना होगा, लिटमस पेपर से जांच करते हैं। तो जांचने के लिए किस रासायन का प्रयोग किया जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, इंडिकेटर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं भैया? इंडिकेटर। इसको हिंदी में लिखते हैं सूचक। क्या कहते हैं? सूचक। इंडिकेटर ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। जैसे सूचक में फेमस यूनिवर्सल क्या होता है? पीएच स्केल होता है। क्या होता है भैया? पीएच स्केल। आपने स्टडी किया होगा पीएच स्केल, जहां 14 तक अंक होता है ना, उसमें 0 से 14 तक अंक होता है, और 7 से कम हो वो अम्लीय, 7 से ज्यादा है वो आपका क्षारीय, और 7 पे जो होता है उदासीन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 98। लोहे में जंग लगने के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति अनिवार्य है? पानी की, यानी कि पानी बस, या नमी? नमी की जरूरत है भैया, बिल्कुल जरूरत है भाई। जंग लगना, जंग भाई कभी आप लोहे का कोई भी चीज घर के बाहर या फिर घर के अंदर जहां भी नमी आता है वहां पर अगर छोड़ देंगे तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेके, O2 लेके भाई क्या वो जंग लग जाती है उसमें। होता है कि नहीं होता है? तो इसमें क्या होगा? केवल पहला बिल्कुल नहीं, केवल दूसरा बिल्कुल नहीं, आपका दोनों ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन आपका इसमें थर्ड करेक्ट ऑप्शन, इनका आपका पहला और दूसरा दोनों सही है। इस कंडीशन में थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है, पहला और दूसरा। भाई नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो लोहे में जंग लगते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 99। 99 नंबर क्वेश्चन क्या है? कौन सा एक पक्षीय सहजीवी संबंध का एक उदाहरण नहीं है? एक पक्षीय सहजीवी उदाहरण नहीं है, आपसे पूछा है। ध्यान दीजिएगा, सहजीवी संबंध का एक उदाहरण नहीं है। मवेशी, बगुले तथा मवेशी। सहजीवी भाई साथ साथ वाले तो मवेशी, बगुले और मवेशी बिल्कुल सही है। एक हर्मिट केकड़ा तथा एक खाली शंख बिल्कुल सही है। एक पेड़ पर एक मकड़ी बिल्कुल हो सकता है। मेजबान के पेट में टेप वर्म, टेप वर्म जिसे फीता कृमि वगैरह मनुष्य के पेट में हो जाता है, फीता कृमि वगैरह, तो ये क्या होगा? सहजीवी होता है क्या? ये तो भैया परजीवी होता है। परजीवी होता है वैश्यजीवी, जिसमें एक जीव है दूसरे जीव पे आश्रय लेती है, और इसमें जो है मेजबान की जो है क्या होता है? नुकसान होता है। ठीक है, क्लियर है नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 100। एक ही प्रकार के जीवों की आबादी कुल योग को क्या कहा जाता है? साम्राज्य, वर्ग, फाइलम या फिर प्रजाति? बताइए क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर क्या होगा? एक ही प्रकार के जीवों की आबादी क्या कहेंगे उसको? एक प्रजाति कहेंगे ना। ऑप्शन आपका चौथा करेक्ट आंसर होगा, 4 ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। भारत में सभी घरों का विद्युतीकरण करने के लिए सौभाग्य नामक एक नई योजना कौन सी है? देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, ये आप लिख लीजिए, सौभाग्य जो योजना है इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सौभाग्य नामक एक नई योजना कौन सी है? प्रधानमंत्री सफल उज्जवल भाग्य योजना, या प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, या प्रधानमंत्री समृद्ध उजाला भाग्यश्री योजना, या इनमें से कोई नहीं? भैया इसमें ऑप्शन है, अब बताइए तीनों में से कौन सा आंसर आपका सही होगा। सौभाग्य, सौभाग्य एक नई योजना है, इसमें क्या है भैया? विद्युतीकरण के लिए है। तो ये प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना है। क्या है? बिजली हर घर योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 102 नंबर। कौन से राज्य की सरकार एक संयुक्त योजना आरोग्य भाग्य, कौन सा योजना भैया? आरोग्य। देखिए योजनाओं से संबंधित आपका क्वेश्चन बनता ही है, ध्यान रखिएगा, योजनाओं से संबंधित आपका क्वेश्चन बनना है करंट का। आरोग्य भाग्य को लोकार्पित करने के लिए अपनी वर्तमान 7 स्वास्थ्य योजनाओं को संगठित करेगी। भाई 7 जो है स्वास्थ्य संगठन योजनाएं है, 7 जो है स्वास्थ्य योजनाएं, उनको संगठित या फिर विलय करेंगे। कर्नाटक राज्य, महाराष्ट्र, मेघालय या फिर ओडिशा। आरोग्य भाग्य योजना। बताइए क्वेश्चन नंबर का 102 का आंसर क्या होगा? देखिए इसमें आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य ने किया ऐसा, कर्नाटक राज्य ने। ठीक है, देखिए आरोग्य भाग्य योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है ये ध्यान रखिएगा। मुख्य उद्देश्य या मुख्य विषय पहले पहले उपचार, पहले उपचार और बाद में भुगतान, बाद में भुगतान, ये इनका विषय है। कौन सा? आरोग्य भाग्य योजना का विषय नोट कर लीजिएगा, पहले उपचार और बाद में भुगतान। आरोग्य भाग्य योजना इसका विषय है। ये कौन से राज्य में चलाया जाएगा भाई? कर्नाटक राज्य में, जिसमें 7 स्वास्थ्य योजनाओं को संगठित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 103 नंबर। 103 नंबर क्या पूछा आपसे? सबसे बड़े और सबसे उन्नत परमाणु संयंत्र रिएक्टर JT60 ऐसे
1 दिसंबर 2023 को कहाँ परिचालन शुरू किया? चीन, रूस, जापान या फिर यूएसए? कौन से देश ने शुरू किया? सबसे बड़े और सबसे उन्नत परमाणु संचालन रिएक्टर कौन सा भैया? JT60 तो ये जो है कौन से देश का भैया? ये जो है जापान देश, जापान देश ने परिचालन शुरू किया। ऑप्शन आपका थर्ड जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 104 नंबर। 104 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा? निम्नलिखित में से किसे भू आकृति प्रक्रियाओं में, किसके भू आकृति प्रक्रियाओं में मंद संचलन के अंतर्गत वर्गीकृत किया? भाई मंद धीरे धीरे जो संचलन का। अब अच्छा है, मंद विरूपण या फिर मृदा प्रवाह या फिर पंख प्रवाह या संचलन? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 104 का आंसर क्या होगा? देखिए मंद संचलन जो है मंद विरूपण की क्रीप के द्वारा होता है। ये जो है जो कोमल और खरी दोनों ढलानों पर होती है और ये ज्यादातर गुरुत्वाकर्षण बलों के कारण होता है, मंद विरूपण या क्रीप। ऑप्शन आपका इसमें पहला करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 105 नंबर क्वेश्चन। देखिए 105 नंबर क्या? महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे? देखिए इसका आंसर हमने थोड़ी देर पहले बताया था, 1905, 1920, 1915 या फिर 1910। दक्षिण भारत से जो है महात्मा गांधी लौटे कितने वर्ष? 21 वर्ष बाद, 21 वर्ष बाद लौटे। कब लौटे? 1915 में, 1915 में लौटे। अच्छा एक पॉइंट था किस डेट को, ये भी पूछते कि डेट ध्यान रखना, 9 जनवरी 1915 को जो है दक्षिण भारत से महात्मा गांधी भारत लौटे। और 9 जनवरी इसलिए इंपॉर्टेंट कि 9 जनवरी को एक दिवस आपको ध्यान रखना है, 9 जनवरी को एक दिवस मनाया जाता है, वो आपका याद हो जाएगा। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस? प्रवासी दिवस। ठीक है, महात्मा गांधी दक्षिण भारत से इंडिया में लौटे थे, इसीलिए उसी दिन को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 106। वेन किंग्सले से संबंधित है वैज्ञानिक अनुसंधान, अंतरिक्ष यात्रा या फिर मोशन पिक्चर या फिर पॉप म्यूजिक? वेन किंग्सले कौन है भैया? ये जो है एक अंग्रेज अभिनेता है, अंग्रेज अभिनेता है। ठीक है, यानी कि ये मोशन पिक्चर से संबंधित है। अच्छा इनका एक फेमस रोल जो है, फेमस रोल है जो 1982 में 1982 में बनी इसका गांधी मूवी। ठीक है, गांधी मूवी में महात्मा गांधी जी का रोल अदा किए थे और जिसमें इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अकादमी अवार्ड मिला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 107 नंबर। वायु में ध्वनि की गति की तुलना में अधिक तेजी से गति करने वाली वस्तु के रूप में जानी जाती है। भाई किससे? वायु में ध्वनि की गति से भी तेज, सोलर, अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक या सुपरसोनिक? ध्वनि की गति की तुलना से भी अधिक तेज गति भैया किसका? सुपरसोनिक। ध्यान रखिएगा सुपरसोनिक का आंसर होगा ऑप्शन इसमें आपका 4 जो है करेक्ट आंसर होगा 107 का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 108 नंबर। 108 नंबर आपसे क्या पूछे? डैश को चश्मे की सहायता से ठीक नहीं किया जा सकता। देखिए दूरदृष्टि भाई चश्मे से उत्तल लेंस की यूज करके हम सही कर सकते हैं, कारण निवारण है इसका। और निकट दृष्टि भाई निकट दृष्टि से अवतल लेंस का यूज करके सही कर सकते हैं। मोतियाबिंद हाइपरमेट्रोपी, देखिए हाइपरमेट्रोपी ये दूरदृष्टि का ही है, दूरदृष्टि को हाइपरमेट्रोपी है भाई, नाम हिंदी और इंग्लिश में देखे रखा है। इसका इलाज नहीं होगा भाई मोतियाबिंद को, भाई मोतियाबिंद का चश्मे से इलाज नहीं किया जा सकता, चश्मे की सहायता से इलाज नहीं किया जा सकता, ऑपरेशन होता है इसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर है आपका 109 नंबर। देखिए 109 नंबर क्या है? विद्युत चुंबक के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? चुंबक के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है भैया आपको चुनना। एक अस्थायी चुंबक होता है, बिल्कुल सही है। इसकी मजबूती इसके ध्रुवों के मध्य वायु अंतराल के साथ परिवर्तित होती है, बिल्कुल ये भी पॉइंट से। ध्रुवता को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। देखिए ध्रुवता को परिवर्तित किया जा सकता है, जब कुंडली में धारा की दिशा परिवर्तित होती है तो उसको ध्रुवता में परिवर्तित किया जा सकता है, ये गलत है। इसकी मजबूती को परिवर्तित किया जा सकता है, बिल्कुल। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? थर्ड, क्योंकि आपको गलत वाला चुनना था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 110 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक एक है। देखिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड क्या है? वाणिज्यिक बैंक है, परिवेशी संस्थान है, स्वयं सहायता समूह है, ये लघु एवं मध्यम उद्यम है। क्वेश्चन नंबर का 110 क्या? देखिए नाबार्ड जो है भारत के एक क्या शीर्ष विकास बैंक है, जो भारत के ग्रामीण क्षेत्र में कृषि और अन्य जो भी आर्थिक गतिविधि होता है उसके लिए ऋण प्रदान करना, नीति बनाना व योजना बनाने का कार्य करते हैं। तो ये एक प्रकार का पर्यवेक्षी संस्थान है। क्या है? पर्यवेक्षी संस्थान है। ऑप्शन आपका सेकंड इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 111 नंबर। 111 नंबर क्या है? डैश अकबर का निवास स्थान था। अकबर का निवास स्थान कौन सा भाई? इलाहाबाद, दिल्ली, लखनऊ, आगरा। इसमें आंसर क्या होगा भैया? आगरा। चलिए भैया फटाफट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 112 नंबर। 112 नंबर क्या है? डीएनएस से क्या तात्पर्य? डीएनएस क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम, डाटा नेम, नेट सिस्टम या डेटा नेट सर्विस या फिर डोमेन नेम सेटअप।
देखिए डीएनएस क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम। ऑप्शन आपका पहला जो करेक्ट आंसर होगा कंप्यूटर वाला क्वेश्चन आपके। डीएनएस जो है ये वेबसाइट का प्रतिनिधित्व करता है, इसका वेबसाइट का प्रतिनिधित्व करता है, वेबसाइट का प्रतिनिधित्व करता है। तो डीएनएस का फुल फॉर्म क्या है, डोमेन नेम सिस्टम। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 113। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने नई दिल्ली में किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? फ्लिपकार्ट, पोर्टर, अमेजन या फिर ओला। ठीक है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने नई दिल्ली में जो किसके साथ समझौता किया? अमेजन के साथ समझौता किया। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका इसका थर्ड जो करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा 114 नंबर। भूटान राजतंत्र डैश डैश हिमालय में स्थित है। भूटान राजतंत्र किधर स्थित है? उत्तरी हिमालय में, पूर्वी हिमालय में, केंद्रीय हिमालय में या फिर पश्चिमी हिमालय में। देखिए भूटान जो है, भूटान राष्ट्र या भूटान देश जो है हिमालय, पूर्वी हिमालय, किसमें? पूर्वी हिमालय में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन आपका इसमें सेकंड आंसर होगा। और भूटान की जो उत्तर में भैया एक पड़ोसी देश कौन सा है? चाइना है इनका। और दूसरे हमारे भारत, भारत में अगर राज्य की बात पूछे, कई बार राज्य पूछ लेते हैं, भूटान के साथ भारत का कौन कौन सा राज्य अपना सीमा साझा करते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। पहला तो इसमें सिक्किम आ जाता है, सिक्किम, बंगाल, फिर आसाम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 115 नंबर। कॉमेडी के लिए अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार किस कलाकार ने जीता? कॉमेडी के लिए 2023 का पुरस्कार, एमी पुरस्कार किसने जीता? जाकिर खान, केनी सेबेस्टियन या फिर अतुल खत्री या फिर वीरदास। अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2023 कॉमेडी के लिए किनको दिया गया? वीरदास जी को। ठीक है, ऑप्शन आपका इसमें 4 करेक्ट आंसर होगा, वीरदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 116 नंबर। प्रार्थना समाज या फिर प्रेयर सोसाइटी जो एक धार्मिक और सामाजिक सुधार था की स्थापना 1863 में डैश में हुई थी। कहां पर हुआ था भाई? पुणे में, दिल्ली में, सूरत में या फिर बॉम्बे में। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 116 का आंसर क्या होगा? प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ भैया? 1863 में हुआ। पहला क्वेश्चन तो यह बन रहा है। कहां पर हुआ आपसे पूछा है, देखिए आपसे पूछा है कहां पर हुआ था, तो भैया ये जो है बॉम्बे में हुआ था। कहां पर हुआ था? बॉम्बे में, वर्तमान में मुंबई। ऑप्शन इसमें आपका फोर्थ करेक्ट आंसर। अगर इसकी स्थापना पूछे, इसकी स्थापना किसने किया है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसकी स्थापना किसने किया भैया? आत्माराम, आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग ने किया था। ठीक, ठीक है, संस्थापक कौन है भाई? आत्माराम पांडुरंग। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 117 नंबर। रंगों के निम्नलिखित समूह में से किस समूह के रंग सामान्यतः प्रकाश के प्राथमिक रंगों के रूप में जाना जाता है? प्राथमिक रंगों के रूप में जाना जाता है। काला, सफेद, लाल। बिल्कुल नहीं भैया। सफेद, पीला, नीला नहीं। नेक्स्ट है लाल, हरा, नीला। हाँ, लाल, हरा, नीला, यही जो आपके प्राथमिक रंग है। ध्यान रखिएगा, 3 प्राथमिक रंग कौन कौन सी है? लाल, हरा और नीला। ऑप्शन आपका थर्ड करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 118 नंबर। मछली के हृदय में कितने कक्ष यानी कि चैम्बर, कितने चैम्बर होती है? 4, 2, 1 या फिर 3। मछली के हृदय में, मछली के हृदय में कितने चैम्बर होता है भैया? 2 चैम्बर होता है। कितने चैम्बर? 2 चैम्बर। एक आपके निलय, दूसरा आपका आलिंद। क्या होता है? आलिंद। अगर मनुष्य के लिए पूछे, यानी कि मनुष्य के लिए 4 चैम्बर होता है। मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होता है? 4 होता है। 4 चैम्बर मनुष्य के होता है। इसमें आपके 2 निलय होता है और 2 आपके आलिंद होता है। दाया आलिंद, बाया आलिंद, दाया निलय, बाया निलय, आपके 4 हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 119 नंबर। 119 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। रेड डेटा बुक, जिसे लाल सूची भी कहा जाता है, क्या है ये? एक सूखाग्रस्त क्षेत्र से संबंधित दस्तावेज? बिल्कुल नहीं। रेड डाटा बुक किसे कहती है? अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों का ब्यौरावर दस्तावेज? बिल्कुल नहीं। जानवरों, पौधों आदि की दुर्लभ और लुप्त प्रजातियों का ब्यौरा? बिल्कुल हाँ, जो लुप्त होने वाले या दुर्लभ पौधे या फिर जीव, उनका दस्तावेज रखा जाता है इसमें रेड डाटा बुक में। ऑप्शन आपका थर्ड करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 120 नंबर क्वेश्चन। भारत के दिग्गज खिलाड़ी 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 का खिताब ने नाम किया। भैया ये ज्यादातर आप लोग देखिए विश्व बिलियर्ड्स खेल की बात करती है, भारत की तरफ से ये ही खिलाड़ी फेमस है, पंकज अडवाणी। देखिए इसमें ऑप्शन आदित्य मेहता, बिल्कुल नहीं। अनुज ठाकुर नहीं, पंकज अडवाणी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका थर्ड करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, ठीक है भैया। तो यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन हो रहा है, टोटल 50 क्वेश्चन हो गया। तो आप लोग फटाफट अपने स्कोर शेयर करिए। आप लोगों का देखिए अभी स्कोर क्या बन रहा है ना, स्कोर एक बार आप खुद एनालाइज करिए, आप लोगों का स्कोर क्या बन रहा है। और अगर कम है तो कोई बात नहीं, अभी टेंशन लेगा नहीं। अभी जितना टाइम है उतना प्रिपरेशन करके उस चीज को इम्प्रूव कर सकते हो। और देखिए वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करते चलिए। आप लोग दूसरों को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। चलिए आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद एंड थैंक यू।